जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? जैसा कि अपन 12th के इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें अपन पिछले वीडियो में मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां पढ़ रहे थे। तो अपन ने 2 विधियां पढ़ ली, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि या बिंदु विधि। आज अपने बारी है कुल व्यय विधि की। और इससे पहले 2 वीडियो में पहले और बना चुकी थी, उसमें अपन ने मांग की कीमत लोच का अर्थ पढ़ लिया, मांग की लोच को मापने की श्रेणियां पढ़ ली। अभी अपना टॉपिक चल रहा है मांग की लोच को मापने की, मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। तो मांग की कीमत लोच को निम्न विधियों से मापा जा सकता है, तो अनुपातिक या प्रतिशत विधि, और ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि, और कुल व्यय विधि। तो आज अपना टॉपिक चलेगा कौन सा? कुल व्यय विधि। और जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए वो आपने इसमें किए होंगे, अपनी कॉपी में नोट्स के माध्यम से किए होंगे। और चलिए, और कई कमेंट के माध्यम से भी जवाब दीजिए। तो 2 तो अपने हो चुकी। आज अपन किसकी शुरुआत कर लेते हैं? आज अपन तीसरी विधि की शुरुआत कर लेते हैं। तो उसका नाम है कुल व्यय विधि। देखो, एक मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था मांग का नियम। मांग का नियम मैंने बताया था कीमत और मात्रा। जब कीमत कम होती है तो मात्रा बढ़ती है, और जब मात्रा बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है तो मात्रा कम होती है। कहने का मतलब है इनके बीच कौन सा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। लेकिन आज इस विधि में अपन मांग और कीमत के बीच में तो विपरीत संबंध देखेंगे ही, वो तो चलेगा सो चलेगा। लेकिन खर्चा और कीमत में क्या संबंध होता है वो आज आप इस विधि के माध्यम से पढ़ोगे। खर्चा और कीमत, अगर खर्चा बढ़ गया तो कीमत कम हो गई, अगर खर्चा कम हो गया तो इसमें भी विपरीत संबंध है या बराबर संबंध है, या फिर दोनों में कम या बराबर कौन सा संबंध है वो आज अपन इस विधि में, क्योंकि इस विधि का नाम है क्या है? कुल व्यय विधि। तो चलिए इसमें आप नोट कीजिए कि इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। फिर मार्शल ने बताया है मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। मार्शल ने बोला, मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 तरीके से, मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार से होती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार से होती है। कि मार्शल के अनुसार मांग की लोच 3 प्रकार से होती है। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के
कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार की होती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कि मार्शल ने मांग की कीमत लोच को 3 तरीकों से बताया गया। कौन सी आपने नोट कर लिया होगा ये, कि इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार से होती है। पहली लिखो लोचदार मांग, दूसरी लिखो एकिक मांग की लोच, एकिक मांग की लोच, और तीसरा है बेलोचदार मांग। तीसरी है बेलोचदार मांग। लोचदार मांग, एकिक मांग की लोच और बेलोचदार मांग। कि इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार से होती है। लोचदार मांग, एकिक मांग की लोच और बेलोचदार मांग। नोट कर लो कि इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। और मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार से होती है। कॉपी में नोट कीजिएगा। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार से होती है। एकिक मांग की लोच, लोचदार मांग, एकिक मांग की लोच और बेलोचदार मांग। चलिए कुल व्यय विधि में अपन इन तीनों टॉपिक को ही पढ़ेंगे। इतने में कुल व्यय विधि क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो नंबर 1 डाल लीजिए आप अपना। कौन सा डालोगे? लोचदार मांग। इसको मैं आपको लिखवा रही हूं, बोर्ड से नहीं, सीधा ही ऐसे लिखवा रही हूं, तो आप साथ साथ में नोट कीजिएगा और मैं समझाती भी जाऊंगी। लिखिए, बोल रही हूं ना, कॉपी पेन रेडी रखिए। यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्चा बढ़ता है, यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने से कुल खर्चा बढ़ता है, या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्चा घटता है, या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्चा घटता है, तो मांग लोचदार कहलाती है। तो मांग लोचदार कहलाती है। यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्चा बढ़ता है, या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्चा घटता है, तो मांग लोचदार कहलाती है। नोट कर लिया? तो मांग लोचदार कहलाती है। क्या लिखा आपने? कि यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्चा बढ़ता है, या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्चा घटता है, तो मांग लोचदार कहलाती है। आगे लिखना, दूसरे शब्दों में, एक लाइन छोड़कर, दूसरे शब्दों में यदि वस्तु में होने वाले व्यय में परिवर्तन, यदि वस्तु में होने वाले व्यय में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन की विपरीत दिशा में, यदि वस्तु में होने वाले व्यय में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन की विपरीत दिशा में, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने वाले व्यय में कमी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने वाले व्यय में कमी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, ऐसे लिखो, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर व्यय में कमी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर व्यय में कमी, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर व्यय अधिक हो जाता है, क्या लिखा? दूसरे शब्दों में यदि वस्तु में होने वाले व्यय में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन की विपरीत दिशा में, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर व्यय में कमी तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर व्यय अधिक हो जाता है, तो कौन सी मांग होती है? तो कौन सी विधि? कुल व्यय विधि में लोचदार मांग। कि दूसरे शब्दों में यदि वस्तु में होने वाले में व्यय परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन की विपरीत दिशा में, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने
पर व्यय में कमी तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर व्यय अधिक हो जाता है, तो कौन सी होती है? लोचदार मांग। दोबारा देख लो एक बार फिर से कि मिला लो। यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्चा बढ़ता है या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्चा घटता है तो मांग लोचदार कहलाती है। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरे शब्दों में आगे से लिखना है। दूसरे शब्दों में यदि वस्तु में होने वाले व्यय में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन की विपरीत दिशा में, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर व्यय में कमी अथवा तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर व्यय अधिक हो जाता है, इतना नोट करना है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर कीमत में थोड़ी सी कमी कर दे, कीमत को मान लीजिए कीमत को कम कर दिया और खर्चा बढ़ गया और कीमत बढ़ने पर खर्चा घट गया, तो कौन सी मांग होगी? लोचदार मांग होगी। कौन सी मांग होगी? लोचदार। कि कीमत अगर कम हो गई तो खर्चा बढ़ जाता है और अगर कीमत बढ़ गई तो खर्चा कम हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लिखो, आगे लिखना। माना बीकानेरी भुजिया की कीमत 90 रुपए प्रति किग्रा। माना बीकानेरी भुजिया की कीमत 90 रुपए प्रति किग्रा। माना बीकानेरी भुजिया की कीमत 90 रुपए प्रति किग्रा। माना बीकानेरी भुजिया की कीमत 90 रुपए प्रति किग्रा। इस पर भुजिया की मांग 400 रुपए किग्रा है। इस पर भुजिया की मांग 400 रुपए किग्रा है। तो भुजिया पर कुल खर्च बराबर कीमत है 90 रुपए और मांग है 400 रुपए, तो कुल खर्चा कितना हो गया? तो भुजिया पर कुल खर्च बराबर 90 × 400 बराबर 36,000। 90 × 400 बराबर 36,000। तो लिख लो, तो भुजिया पर कुल खर्च बराबर 90 × 400 बराबर 36,000 रुपए। आगे लिखना। माना भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपए हो गई। माना भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपए हो गई तथा इस पर मांग बढ़कर 500 किग्रा हो जाए। माना भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपए हो गई तथा इस पर मांग बढ़कर 500 किग्रा हो जाए, तो अब भुजिया पर कुल खर्च बराबर कीमत घट के कितनी हुई? 80 और मांग बढ़ के 500, तो अब भुजिया पर कुल खर्च बराबर कितना हो गया? 40,000 रुपए। तो अब भुजिया पर कुल खर्च बराबर 40,000 रुपए। तो अब भुजिया पर कुल खर्च बराबर 40,000। सॉरी, इसको ऐसे करना, ये 550 करना आपको। दोबारा देखो कि माना भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपए हो गई तथा इस पर मांग बढ़कर 550 किग्रा हो जाए। भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपए हो गई तथा इस पर मांग बढ़कर 550 किग्रा हो जाए, तो अब भुजिया पर कुल खर्च बराबर 80 × 550 बराबर 44,000 रुपए। तो अब भुजिया पर कुल खर्च बराबर 80 × 550 बराबर 44,000। इसीलिए कीमत के घटने पर कुल खर्च बढ़ता है। तो यह मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहलाता है। तो यह मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो यह मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहलाता है। तो यह मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहलाता है। तो इसको दोबारा नोट कर लो कि माना बीकानेरी भुजिया की कीमत, मिला लो, माना बीकानेरी भुजिया की कीमत 90 रुपए प्रति किग्रा, 90 रुपए प्रति किग्रा पर 90 रुपए प्रति किग्रा
90 रुपये प्रति किग्रा, तो इस पर 90 रुपये प्रति किग्रा है। इस पर भुजिया की मांग 400 रुपये किग्रा है। इस पर भुजिया की मांग 400 किग्रा है, रुपए नहीं 400 किग्रा है। तो भुजिया पर कुल खर्च बराबर 90 इंटू 400 बराबर 36,000। माना भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपये हो गई तथा इस पर मांग बढ़कर 550 किग्रा हो जाए, तो अब भुजिया पर कुल खर्च बराबर 80 इंटू 550 बराबर 44,000। इसीलिए कीमत के घटने पर कुल खर्च घटता है, तो यह मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहलाती है। तो यह मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहलाती है। देखो, जब कीमत 90 रुपए थी तब हमारी मांग थी 400, तो कुल खर्चा था 36,000। अब कीमत घटकर 80 रुपए होगी तो मांग बढ़कर 500 हो गई, 550 हो गई, तो कुल खर्चा कितना हो गया? 44,000। देखो, कीमत और मांग में तो वही विपरीत संबंध चल रहा है, लेकिन कीमत और खर्चे में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है कि अगर कीमत ज्यादा थी तब खर्चा था कम, और अगर कीमत कम होगी तब खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। तो पहली मांग में क्या संबंध हो गया? विपरीत संबंध। पहली कुल व्यय विधि में क्या संबंध हो गया? विपरीत संबंध। तो क्या बोला कि माना बीकानेरी भुजिया की कीमत 90 रुपए प्रति किग्रा, तो इस पर भुजिया की मांग 400 किग्रा है, तो भुजिया पर कुल खर्च 90 इंटू 400 36,000। 90 इंटू 400 36,000। माना भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपए हो गई तथा इस पर मांग बढ़कर 550 किग्रा हो जाए, तो भुजिया पर कुल खर्च 80 इंटू 550 बराबर 44,000। इसीलिए कीमत के घटने पर कुल खर्च बढ़ता है, और तो यह मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहलाती है। ठीक है, आया समझ में? एग्जाम्पल भी दे दिया। तो ये पहला था लोचदार मांग। दूसरा चलिए, एक मांग की लोच। एक मांग की लोच लिखिए। यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अर्थात यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वे में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी वस्तु की मांग इकाई के बराबर लोचदार होगी। दोबारा मिला लो। यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अर्थात यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु पर होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी वस्तु की मांग इकाई के बराबर लोचदार होगी। नोट कर लिया? गड़बड़ मत करना, चाहे 2 बार बोल दूंगी मैं। यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु पर होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी वस्तु की मांग इकाई के बराबर लोचदार होगी। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए। माना पानी की बोतल 10 रुपए है तथा उस पर पानी की मांग 400 बोतल है। माना पानी की बोतल 10 रुपए है तथा उस पर पानी की बोतल 10 रुपए, यानी पानी की बोतल की कीमत कितना रुपए है? 10 रुपए, तथा उस पर पानी की मांग 400 बोतल है। पानी की मांग 400 बोतल है। ये 10 रुपए, ये 400, तो कुल खर्चा कितना हुआ? कुल खर्च बराबर 10 इंटू 400 बराबर 4,000 रुपए। 10 इंटू 400 बराबर 4,000 रुपए, तो कुल खर्च बराबर 4,000 रुपए। पानी की कीमत घटकर 8 रुपए है। पानी की कीमत घटकर 8 रुपए है और मांग बढ़कर 500 रुपए हो, तो पानी की कीमत घटकर 8 रुपए है और मांग बढ़कर
500 रुपए हो, मांग बढ़कर 500 रुपए हो, तो कुल खर्च बराबर कितना होगा? तो कुल खर्च बराबर 8 गुणा 500, तो कुल खर्च बराबर 8 गुणा 500 बराबर 4000 रुपए। तो कुल खर्च बराबर 8 गुणा 500 बराबर 4000 रुपए, बराबर 4000 रुपए लिख लिया। अतः पानी पर कुल खर्च 4000 रुपए अपरिवर्तित रहता है। अतः पानी पर कुल खर्च 4000 रुपए अपरिवर्तित रहता है। इसीलिए मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। इसीलिए मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। कि माना पानी, दोबारा देख लो कि माना पानी की बोतल की कीमत 10 रुपए है तथा उस पर पानी की मांग 400 बोतल है, तो कुल खर्च 10 इंटू 400 बराबर 4000 रुपए। पानी की कीमत घटकर 8 रुपए है और मांग बढ़कर 500 रुपए मांग बढ़कर 500 बोतल है, तो मांग बढ़कर 500 बोतल है, तो कुल खर्च बराबर 4000 रुपए। अतः पानी पर कुल खर्च 4000 रुपए। अतः पानी पर कुल खर्च 4000 रुपए अपरिवर्तित रहता है। अतः पानी पर कुल खर्च 4000 रुपए अपरिवर्तित रहता है। इसीलिए मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। इसीलिए मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। नोट कर लिया कि माना पानी की बोतल 10 रुपए, पानी की बोतल की कीमत 10 रुपए कीमत है तथा उस पर पानी की मांग 400 बोतल है, तो कुल खर्च 10 इंटू 400 बराबर 4000 रुपए। पानी की कीमत घटकर 8 रुपए है और मांग बढ़कर 500 बोतल है, तो कुल खर्च बराबर 4000 रुपए। 8 गुणा 500 बराबर 4000 रुपए। अतः पानी पर कुल खर्च 4000 रुपए अपरिवर्तित रहता है। इसीलिए मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। देखो पहले अपनी कीमत थी 10 रुपए, फिर अपनी मांग थी 400, तो कितनी थी? 4000। अब अपनी कीमत घटकर 8 रुपए होगी लेकिन मांग 500 होगी, तो खर्चा कितना हुआ? 4000। देखो मांग और कीमत में तो वही विपरीत संबंध चल रहा है, लेकिन परिभाषा में क्या बताया कि कीमत में परिवर्तन हो सकता है लेकिन खर्चा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसी मांग कौन सी होगी? तो ऐसी मांग इकाई के बराबर लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार मांग कहलाएगी। इकाई के बराबर लोचदार मांग कहलाएगी। ऐसी मांग इकाई के बराबर लोच मांग कहलाएगी। ऐसी मांग इकाई के बराबर लोचदार मांग, इसीलिए मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लिया? क्या किया नोट? कि माना पानी की बोतल की कीमत 10 रुपए तथा उस पर पानी की मांग 400 बोतल है, तो कुल खर्च 10 इंटू 400 बराबर 4000 रुपए। पानी की कीमत घटकर 8 रुपए होगी और 8 रुपए और मांग बढ़कर 500 बोतल, तो कुल खर्च बराबर 8 गुणा 500 4000 रुपए। अतः पानी पर कुल खर्च 4000 रुपए अपरिवर्तित रहता है। इसीलिए मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है। तो दो हुई अपनी लोचदार और एक मांग की लोच। चलिए तीसरी पे चलते हैं। बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग इंटरेस्टिंग है ना विधि? मैंने बोला था आपको काफी अच्छी विधि है ये भी। चलिए बेलोचदार मांग नोट कीजिए। यदि कीमत में थोड़ी कमी करने से कुल खर्च भी कम हो जाता है, यदि कीमत में थोड़ी कमी करने से कुल खर्च भी कम हो जाता है, या कीमत में थोड़ी वृद्धि करने पर कुल खर्च भी बढ़ जाता है, या कीमत में थोड़ी वृद्धि करने पर कुल खर्च भी बढ़ जाता है। यदि कीमत में थोड़ी कमी करने से कुल खर्च भी कम हो जाता है, या कीमत में थोड़ी वृद्धि करने पर कुल खर्च भी बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में यदि वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन, दूसरे शब्दों में यदि वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन होने पर व्यय में होने वाला परिवर्तन
यदि वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन होने पर व्यय में होने वाला परिवर्तन, यदि वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन होने पर व्यय में होने वाला परिवर्तन कीमत की दिशा में हो, व्यय में होने वाला परिवर्तन कीमत की दिशा में हो, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर व्यय में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर व्यय में कमी, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर व्यय में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर व्यय में कमी हो तो ऐसी लोच इकाई से कम लोचदार होगी। ऐसी लोच इकाई से कम लोचदार होगी। दोबारा सुन लो, यदि कीमत में थोड़ी कमी करने से कुल खर्च भी कम हो जाता है या कीमत में थोड़ी वृद्धि करने पर कुल खर्च भी बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन होने पर व्यय में होने वाला परिवर्तन कीमत की दिशा में हो, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर व्यय में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर व्यय में कमी हो तो ऐसी लोच इकाई से कम लोचदार होगी। मिला लिया? और देख लो, कहीं छूट ना जाए। यदि कीमत में थोड़ी कमी करने से कुल खर्च भी कम हो जाता है या कीमत में थोड़ी वृद्धि करने पर कुल खर्च भी बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन होने पर व्यय में होने वाला परिवर्तन कीमत की दिशा में हो, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर व्यय में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर व्यय में कमी हो तो ऐसी लोच इकाई से कम लोचदार होगी। कहने का मतलब है पूर्ति वाला नियम रहेगा। कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया, कीमत कम हो गई तो खर्चा भी कम हो गया। पहले वाले में था कीमत कम तो खर्चा बढ़ गया, कीमत ज्यादा तो खर्चा कम हो गया। दूसरे वाले में कीमत बढ़ गई तो खर्चा वैसा, कीमत कम हो गई तो भी खर्चा वैसा। कीमत और मांग का उपचुक था। इसमें कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया, कीमत कम हो गई तो खर्चा भी कम हो गया। ये पूर्ति का नियम है। एग्जाम्पल लिखो। माना कि यदि नमक की कीमत 10 रुपए की ग्रा है तो उस पर कुल मांग 100 की ग्रा है। माना कि यदि नमक की कीमत 10 रुपए है तो उस पर मांग 100 की ग्रा है। तो कुल खर्च कितना हो गया? 10 गुणा 100, 1000 रुपए। कि माना कि यदि नमक की कीमत 10 रुपए की ग्रा है तो उस पर कुल मांग 100 की ग्रा है। तो नमक पर किया गया कुल खर्च 10 गुणा 100 बराबर 1000 रुपए। यदि नमक की कीमत घटकर 8 रुपए है तथा इसकी मांग बढ़कर 110 रुपए हो, यदि नमक की कीमत घटकर 8 रुपए तथा इसकी मांग बढ़कर 110 केजी हो तो इस पर कुल खर्च 880 रुपए। तो इस पर कुल खर्च 880 रुपए। यदि नमक की कीमत घटकर 8 रुपए तथा इसकी मांग बढ़कर 110 केजी हो तो कुल खर्च 8 गुणा 110 बराबर 880 रुपए। तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होगी। दोबारा देख लो। माना कि यदि नमक की कीमत 10 रुपए की ग्रा है तो उस पर कुल मांग 100 की ग्रा है। तो नमक पर किया गया कुल खर्च 10 गुणा 100 बराबर 1000 रुपए। यदि नमक की कीमत घटकर 8 रुपए तो इसकी मांग बढ़कर 110 केजी हो तो कुल खर्च 8 गुणा 110 बराबर 880 रुपए। 8 रुपए की ग्रा हो तो 880 रुपए। तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होगी। देखो, पहले 10 रुपए थी, फिर मांग थी 100 केजी, तो अपने होगी 1000 रुपए। फिर कीमत कम होके 8 रुपए होगी लेकिन मांग बढ़ के 110 रुपए केजी होगी, लेकिन खर्चा भी क्या हो गया? 880। इनमें तो विपरीत संबंध चल रहा है, लेकिन इनका देखो, ये 10 थी तब 1000 रुपए था, ये कम होके 8 होगी तो ये भी कम होके कितनी होगी? 880। तो दोबारा देख लो कि माना कि यदि नमक की कीमत 10 रुपए की ग्रा है तो इस पर कुल मांग 100 की ग्रा है। तो नमक पर किया गया कुल खर्च 1000 रुपए। 10 गुणा 100 बराबर 1000 रुपए।
यदि नमक की कीमत घटकर 8 रुपए किग्रा है तथा इसकी मांग बढ़कर 110 केजी है, 110 केजी हो तो 110 किग्रा हो तो कुल खर्च 8 गुणा 110 बराबर 880 रुपए। तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होगी। ये समझ लिया। 10 और 8 ये 1880। तो इस प्रकार से पहले वाले में तो वह विपरीत संबंध, दूसरे वाले में वह बराबर और तीसरे वाले में वह इकाई से कम लोचदार मांग। तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होगी। तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होगी। मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होगी। तो कुल वे विधि देख ली आपने, लोचदार मांग, एक मांग की लोच और बेलोचदार मांग। लोचदार मांग में था आपने एक बढ़ गया तो दूसरा कम हो गया तो अगला बढ़ गया। उसमें था एक बढ़ गया, कीमत में तो परिवर्तन हो गया लेकिन खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। इसमें कीमत कम हो गई तो खर्चा भी कम, और कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया। उसमें कीमत बढ़ गई तो खर्चा घट गया, कीमत कम हो गई तो खर्चा बढ़ गया। तो इस प्रकार से कुल व्यय विधि में हो गया अपने कंप्लीट लोचदार मांग, एक मांग की लोच और बेलोचदार मांग। इसमें कीमत बढ़ गई तो खर्चा घट गया, कीमत कम होगी तो खर्चा, कीमत बढ़ गई तो खर्चा घट गया, कीमत कम होगी तो खर्चा बढ़ गया। इसमें कीमत कम होने पर खर्चा अपरिवर्तित, कीमत बढ़ने पर भी खर्चा अपरिवर्तित, कीमत कम होने पर भी खर्चा कम और कीमत बढ़ने पर भी खर्चा ज्यादा। इनका तो विपरीत, इनका बराबर और इनका कम। कि कीमत कम हो गई तो खर्चा बढ़ गया और कीमत ज्यादा होगी तो खर्चा कम हो गया। इसमें कीमत कम हो गई तो खर्चा अपरिवर्तित, कीमत बढ़ गई तो भी खर्चा अपरिवर्तित। इसमें कीमत कम होगी तो खर्चा भी कम और कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया। तो इस प्रकार से इसका तो इकाई से अधिक, ये बराबर और ये इकाई से कम। इस प्रकार अपनी कुल व्यय विधि क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है तीनों के तरीके से, लोचदार, एक मांग की लोच और बेलोचदार मांग। तो मांग की कीमत लोच की मापने की विधि अपने कंप्लीट हो चुकी। अनुपातिक या प्रतिशत विधि, ज्यामिति विधि या बिंदु रेखा विधि, और आज अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट कौन सी कर ली, कुल व्यय विधि। आई होप आपके समझ में आया होगा तीनों विधियां। अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको बार बार अपनी कॉपी में, नोटबुक में याद करके रफ नोटबुक में लिखते जाना। तो अब अपने इस चैप्टर का एक अंतिम टॉपिक बचा है, मांग की लोच के निर्धारक घटक। मांग की लोच के निर्धारक घटक कंप्लीट होते ही अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। मांग का नाम ही खत्म हो जाएगा। फिर पूर्ति में चलेंगे अपन, सप्लाई किस प्रकार से करेंगे। तो ये एक टॉपिक है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो तो मैं साथ में आपको लिखवा ही रही हूँ। अगर कोई रह गया तो उनका वीडियो बनेगा तो बनेगा, नहीं तो अपन उसी वीडियो में उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर एक वीडियो कंप्लीट होते ही अपन 5वां चैप्टर शुरू करेंगे, पूर्ति की अवधारणा। वही पूर्ति में चलेगा, पूर्ति का अर्थ, पूर्ति की लोच की श्रेणियां, पूर्ति का नियम, पूर्ति की मान्यताएं, पूर्ति की क्रियाशीलता के कारण व्यक्तिगत पूर्ति, पूर्ति वक्र, बाजार वक्र, फिर 6, 7, 8 उत्पादन लागत, रेवेन्यू, आगम, श्रम का संतुलन, बाजार संतुलन, फिर वो कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मांग की कीमत लोच कीमत लोच के निर्धारक घटक, इसको आप नोट कर लो। फिर मैं आपको क्या करती हूँ, 2 क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। ठीक है, चलिए कीजिए नोट। आई होप कर लिया होगा नोट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जब किसी वस्तु की कीमत 11 रुपए प्रति इकाई है तब उपभोक्ता उसकी 8 इकाई खरीदता है। जब कीमत घटकर 8 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तब वह उसकी 11 इकाई खरीदता है। कुल खर्च विधि से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो कुल खर्च विधि का नाम बताना आपको और मांग की लोच ज्ञात करनी है। देखो कीमत पहले थी 11 रुपए, लेकिन उपभोक्ता 8 इकाई खरीदता है तो खर्चा हो गया आपके 88 रुपए। लेकिन जब कीमत घटकर 8 रुपए होगी तब उसकी वह 11 इकाई खरीदता है तो खर्चा हो गया 11 × 8 88 रुपए। खर्चा अपरिवर्तित है लेकिन कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो कौन सी हो गई, एक मांग की लोच। मांग की लोच की कीमत इकाई के बराबर होगी।
दूसरा क्वेश्चन है, निम्न तालिका के आधार पर मांग की कीमत लोच की गणना प्रतिशत विधि से कीजिए। P0 दिया हुआ है 10, P1 दिया हुआ है 9, Q0 दिया हुआ है 180, Q1 दिया हुआ है 162, डेल्टा Q बटा डेल्टा P इंटू P0 बटा Q0, चारों चीजें दी हुई, लेकिन इसमें एक कमी है, ये 180 और 162 आपको खर्चा दिया हुआ है, तभी प्रतिशत विधि पूछा। इनकी आपको मांग निकालनी पड़ेगी। जब आपकी कोई वस्तु की कीमत 10 रुपए लेकिन उसका खर्चा कितना 180 है, तो उसकी मांग कितनी होगी, आप उसकी कितनी इकाइयां खरीद सकते हो। जब आपके पास एक वस्तु का 10 रुपया लग रहा है लेकिन कुल खर्चा 180 है, तो कितना हुआ 18, 100, तो Q0 ओरिजिनल कितना निकलेगा 180 बट्टा 10 बराबर 18, 18 इंटू 10 करते हैं तभी तो खर्चा आता है। जब आपकी कीमत 9 रुपए लेकिन आपका खर्चा 162 लग रहा है, तो आपका Q1 कितना होगा 162 बट्टा 9 बराबर 18, 9 एकम 9, 16 में से 9 गए 7, 9 अंटे 72, 18। तो अब आप 18 करके अपना क्वेश्चन को हल करना। तो Q0 हुआ आपके 18 और Q1 भी हुआ आपके 18, P0 और P1 दिया। तो इस प्रकार से आपके दो क्वेश्चन है, तो आप इनको हल कर लोगे कि जब किसी वस्तु की कीमत 11 रुपए प्रति इकाई है तब उपभोक्ता उसकी 8 इकाई खरीदता है। जब कीमत घटकर 8 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तब भी वह उसकी 11 इकाई खरीदता है। तो कुल खर्च विधि से मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। निम्न तालिका के आधार पर मांग की कीमत लोच की गणना की प्रतिशत विधि से कीजिए कि P0 10, P1 9, Q0 180, Q1 162, Q0 18। आया समझ में? कीमत और तालिका का की कीमत 11 रुपए है तो उसकी 8 इकाई खरीदता है और 8 रुपए होने पर उसकी 11 इकाई खरीदता है। ये तो कुल व्यय विधि वाला क्वेश्चन है। ये भी व्यय विधि का जो कि प्रतिशत विधि से P0 10 और P1 9, कुल व्यय विधि का और प्रतिशत विधि का क्या है। जब किसी वस्तु, देख लो लास्ट रूप, जब किसी वस्तु की कीमत 11 रुपए प्रति इकाई है तब उपभोक्ता उसकी 8 इकाई खरीदता है। जब कीमत घटकर 8 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तब वह उसकी 11 इकाई खरीदता है। कुल खर्च विधि से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। निम्न तालिका के आधार पर मांग की कीमत लोच की गणना प्रतिशत विधि से कीजिए। P0 10 और P1 9 है, Q0 180 और Q1 162 है, तो Q0 18 और Q1 18, तो ये भी कितना हो गया 18। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज अपना वीडियो इतना ही। समझ में आया होगा आपको। कुल व्यय विधि अपन ने पढ़ी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का अपना टॉपिक रहेगा मांग की लोच के निर्धारक घटक। इसको नोटबुक में नोट कीजिए, नोट्स बनाते चलिए, कमेंट के माध्यम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपनी कॉपी में बार बार करते रहना। डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P इंटू P0 बट्टा Q0। डेल्टा Q कैसे Q1 माइनस Q0, डेल्टा P कैसे P1 माइनस P0। डेल्टा Q हो गया आपकी प्रारंभिक मांग और Q1 हो गया Q1 हो गया आपकी प्रारंभिक मांग, Q0 हो गया आपकी प्रारंभिक मांग, Q1 हो गई आपकी नई मांग, P0 हो गई आपकी प्रारंभिक कीमत और P1 हो गई आपकी नई कीमत। इसके माध्यम से सारे क्वेश्चन भी करने हैं, ये भी करना है। तो चलिए मिलते हैं अपन मांग की लोच के निर्धारक घटक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। जय श्री बालाजी की। थैंक यू सो मच। ओके।